जय हिंद बच्चों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस ऐप नीट काका जी पर। तो बच्चों यहाँ पे कल तक हम लोगों ने पढ़ा था या लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कैसे ऑल्टर होती है। अब हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि दो इसके प्राइमरी मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसके अंदर पहला होता है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड विद बैटरी कनेक्टेड। ये जो पहला लेफ्ट हैंड कॉलम आपको दिख रहा है, इन दिस वन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और जो दूसरा वाला कॉलम है इसमें बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया है और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस की गई है। तो ओवर हियर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and then the dielectric is introduced on the RHS on the right hand side. Okay, so इसमें primary differences क्या हैं? तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो पोटेंशियल है हमारी, the potential difference across the plates when the battery remains connected will remain unchanged. The potential difference will remain unchanged. अब पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज्ड क्यों रहेगी? क्योंकि बैटरी का बेसिक काम ही होता है कि पोटेंशियल को ऑल्टर ना होने दे, ठीक है ना। बैटरी कहीं पर भी अगर इंट्रोड्यूस्ड रहती है, इट इज़ ऑलवेज देयर टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुछ अलग नहीं कर रही है, उसकी जो जिम्मेदारी बनती है वही निभा रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को अभी भी अनचेंज रखे हुए है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला केस है, इसके अंदर क्योंकि बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी गई है, तो अब यहाँ पर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो चार्ज है वो सेम रहेगी, चार्ज विल रिमेन सेम। चार्ज सेम क्यों रहेगा? क्योंकि उसकी मजबूरी है सेम रहना, वो कहीं जा ही नहीं सकती है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया है, इसके अंदर चार्ज फ्लो हो ही नहीं सकती है, तो इसीलिए चार्ज विल रिमेन सेम। बट जो पहला वाला केस है, ठीक है ना, जो LHS पे है आपके सामने, इसके अंदर चार्ज बढ़ सकती है सिस्टम के ऊपर। आपको पता है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस विल इन फैक्ट इंक्रीज इन बोथ द केसेस, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स इन बोथ द केसेस, पहले वाले केस में भी एंड दूसरे वाले केस में भी कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स, capacitance will increase by K times। तो दोनों ही केसेस में जो कैपेसिटेंस है इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय K टाइम्स, बिकॉज कैपेसिटेंस इज अ ज्योमेट्रिकल फैक्टर, और ज्योमेट्रिकल फैक्टर है तो उसकी मजबूरी है कि उसको इंक्रीज होना ही है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो दोनों ही केसेस में जो कैपेसिटेंस है इट इज गोइंग टू बिकम K टाइम्स। सो कैपेसिटेंस ओवर हियर C न्यू की अगर हम बात करें तो इट इज KC नॉट, वेयर से दैट C नॉट वॉज द इनिशियल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस में जो C न्यू की वैल्यू आ रही है इट इज इक्वल टू KC नॉट इन बोथ द केसेस। तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वापस पॉइंट नंबर 3 की, जो थर्ड डिफरेंस है, लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड डिफरेंस। तो थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो चार्ज है वो फिर कितना हो जाएगा, बिकॉज द कैपेसिटेंस हैड इंक्रीज, तो नाउ चार्ज इज इक्वल टू, यू नो दैट Q इट इज इक्वल टू C इंटू V, और क्योंकि V जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और कैपेसिटेंस जो है वो KC नॉट हो गई है, तो KC नॉट इंटू V है जो न्यू चार्ज। तो Q ओल्ड जो थी वो इट वॉज इक्वल टू C नॉट इंटू V, एंड Q न्यू जो आ रही है इट इज इक्वल टू KC नॉट इंटू V। तो यहाँ से एक चीज हम बोल सकते हैं कि Q न्यू इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q ओल्ड। जो Q न्यू है इट इज K टाइम्स ऑफ Q ओल्ड, दैट इज इन द फर्स्ट केस दैट वाज ऑन LHS, जबकि बैटरी कनेक्टेड थी। तो उस केस में जो हमारा चार्ज था वो बेसिकली हमारे जो चार्ज था, जब बैटरी कनेक्टेड थी तो जो चार्ज पहले था, और जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया तो चार्ज है उसके K टाइम्स हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो चार्ज विल रिमेन सेम, जो कि मैंने पहले ही पॉइंट में लिख दिया है, शायद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्ज विल रिमेन सेम ऑन द पॉइंट नंबर 1। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल अब ऑल्टर हो जाएगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज। उसका रीजन क्या है यहाँ पे कि आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, and V old was equal to Q old upon C old, and V new की अगर मैं बात करूं तो it is equal to Q new
अपॉन सी न्यू, तो यहाँ पे क्यू ओल्ड इज इक्वल टू क्यू ओल्ड इज इक्वल टू क्यू न्यू। जो क्यू ओल्ड है और क्यू न्यू है वो एक दूसरे के बराबर है, नो डाउट, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है जो RHS वाला है हमारा। तो देयरफॉर यहाँ पे लेकिन जो कैपेसिटेंस है सी न्यू जो है इट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी ओल्ड, अभी हम लोगों ने उस चीज को देखा था। तो देयरफॉर वी न्यू की अगर हम बात करें तो इट इज वी ओल्ड बाई के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी न्यू की जगह पे के सी ओल्ड लिखोगे तो वी न्यू विल बी इक्वल टू वी ओल्ड बाई के। देयरफॉर व्हाट यू कैन सी दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज बाई के टाइम्स, पोटेंशियल डिक्रीजेज बाई के टाइम्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, और जबकि यहाँ पे चार्ज होती है चार्ज इंक्रीजेज बाई के टाइम्स, ठीक है ना। LHS पे जो चार्ज होती है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, चार्ज इंक्रीजेज बाय के टाइम्स, जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय के टाइम्स। तो इन तीनों पॉइंट्स को पहले आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे पोटेंशियल ऑल्टर होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्टर होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ यहाँ पर तो if we are talking about say point number 4, hopefully this is point number 4, yeah, so if I'm talking about point number 4, so electric field will remain constant on LHS, electric field will remain constant in between the plates, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कांस्टेंट रहेंगी प्लेट्स के बीच में, उसका रीजन ये है कि एज पोटेंशियल इज कांस्टेंट, एज V इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इट इज इक्वल टू V बाई डी इफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट नहीं जो टाइम के साथ बदल जाए उसकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर डिस्टेंस के साथ हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो E को डायरेक्टली V बाई डी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज इन कंपैरिजन टू द ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड will decrease, electric field will decrease in comparison to the old electric field. ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि E न्यू विल बी इक्वल टू V न्यू बाई डी, और क्योंकि V न्यू जो था वो V ओल्ड बाई के था तो हम V ओल्ड बाई के डी लिखेंगे, और V ओल्ड बाई डी जो थी वो E ओल्ड थी तो हम इसको लिख सकते हैं E ओल्ड बाई के लिख सकते हैं हम लोग। तो E न्यू इज इक्वल टू E ओल्ड बाई के लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो डिक्रीज बाई के टाइम्स। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी RHS पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी अगर हम बात करें LHS पे। अब अगर हम पॉइंट नंबर 5 एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो आप लोग लिखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ओके, एंड by how many times? by k times. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज by k times। और इसमें अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज by k times, ओके। सो वाई इज द डिफरेंस अराइजिंग ओवर हियर, तो आप बहुत इजीली इसको गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। सो वापस मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है दोनों ही केसेस के अंदर। वाई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस इंक्रीजिंग एंड द सेकंड केस डिक्रीजिंग। सो यू कैन सी ओवर हियर द कैलकुलेशन कि आप लिखते हो यहाँ पे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस वाज, क्योंकि इस साइड पे LHS की बात करें तो पोटेंशियल तो नहीं बदली है, तो U ओल्ड अगर आप लिखोगे तो हाफ C ओल्ड इंटू V ओल्ड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप U न्यू लिखोगे तो इट विल बी हाफ इंटू C न्यू इंटू V न्यू का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो C न्यू तो हमारी क्या हो गई है, KC नॉट हो गई है, लेकिन जो V न्यू है
वो चेंज नहीं हुई है। वी न्यू इज इक्वल टू वी ओल्ड का ही है अभी स्क्वायर, यहाँ पे उसका वी न्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओल्ड का स्क्वायर, बिकॉज LHS पे पोटेंशियल नहीं बदला था। तो दिस कैन बी रिटन एज k टाइम्स ऑफ हाफ इंटू C ओल्ड, ठीक है ना, इंटू वी ओल्ड का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वॉज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी and it is k times, you can see that, of the initial potential energy. So u new is equal to k times of u old, okay। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर RHS पे, तो RHS पे भी हम सेम लिखेंगे कि u old जो थी it was equal to half into C old into v old का स्क्वायर, and u new जो है so it is equal to half into C new into v new का स्क्वायर। तो C तो दोनों में ही केस में बदला था, तो यहाँ पे C की जगह पे तो आप लिखोगे KC ओल्ड या KC नॉट लिखोगे, जो भी लिखना है आपको, ठीक है ना। लेकिन V न्यू जो थी इट वाज V ओल्ड बाय K इस केस में RHS पे। LHS पे तो V ओल्ड वाज इक्वल टू V न्यू, बट ऑन RHS इफ आर टेकिंग सो इट इज V ओल्ड बाय K का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू K इंटू C ओल्ड इंटू V ओल्ड स्क्वायर बाय K स्क्वायर। तो एक K से K कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है आपके पास हाफ इंटू C ओल्ड इंटू V ओल्ड स्क्वायर बाई K। सो देयरफॉर U न्यू इट इज इक्वल टू U ओल्ड बाई K। सो यू कैन सी दैट इन दिस केस एनर्जी डिक्रीजेज बाई K टाइम्स। तो RHS पे एनर्जी डिक्रीजेज बाई K टाइम्स, जबकि अगर हम LHS की बात करें तो एनर्जी इंक्रीजेज बाई K टाइम्स। तो होपफुली दिस इज एंटायरली क्लियर टू यू, ये कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको क्लियर है। एंड please note this one down in your notebooks, okay। Thank you, Jai Hind।